अंबानी अमीर बनेगा, अडानी अमीर बनेगा, देश का पूंजीपति वर्ग यदि अमीर बनेगा तो उससे आम जनता को क्या फायदा है? सही बात है भाई, अब्दुल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पंचर पहले 5 रुपए में निकलता था वो 50 रुपए में हुआ, 60 रुपए में हुआ, अब 100 रुपए भी हो गया। अब्दुल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुशी मनाइए कि गौतम अडानी विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, लेकिन उससे देश को कितना फायदा हो रहा है, उससे आम पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है। जय भीम दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है भारतीय मीडिया के लिए, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के लिए तो सिर्फ दुख भरी घटनाएं होती हैं। खुशी की सारी न्यूज़ पूंजीपतियों के लिए होती है, पॉलिटिशियंस के लिए होती है, नेताओं के लिए होती है। आम जनता के लिए खुशी की कोई न्यूज़ नहीं होती है। आम जनता सिर्फ इसी से खुशी मना लें कि आज कोई उनके लिए बुरी खबर नहीं है। वैसे जो ये न्यूज़ है मीडिया के लिए थी कि अडानी है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। गौतम अडानी गुजरात का व्यापारी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। तो मीडिया वाले हैं वो खुश हो जाएं। उनकी पेमेंट शायद नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो खुश हो जाएं। मालिक तरक्की करता है तो नौकर को खुश हो लेना चाहिए, इस उम्मीद में कि शायद उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। लेकिन मालिक नहीं बढ़ाता तनख्वाह। खैर, बेरोजगार जितने भी हैं इस देश में, उनके लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूंजीपति अमीर हो रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, देश के अंदर बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि निजीकरण से देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा। तो जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवा अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये एक समझ में आ जाए कि क्या वाकई में रोजगार बढ़ेगा, और क्या वाकई में रोजगार बढ़ा है। क्या इस देश का प्राइवेट सेक्टर रोजगार पैदा कर रहा है। देश की आबादी तकरीबन 135 करोड़ है। 135 करोड़ आबादी के अंदर पढ़ा लिखा युवा जो तकरीबन 12-13 करोड़ के आसपास है, जिनमें से अधिकतर युवा जो बेरोजगार हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो सरकार के पास भी नहीं है, मैं कहाँ से दे सकता हूँ। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि गौतम अडानी ने जो दुनिया का सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति था, अमेजन का मालिक, amazon.com, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, उसका मालिक जेफ बेजोस सेकंड पोजीशन पे था, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। वो अब तीसरे नंबर पे आ गया है और गौतम अडानी सेकंड नंबर पे आ गया है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अमेजन के कितने कर्मचारी हैं, मतलब अमेजन के पास कितने कर्मचारी हैं। तो राउंड फिगर के अंदर 65,000 के लगभग अमेजन के कर्मचारी हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ कि अमेजन के पास 65,000 परमानेंट एम्प्लॉय हैं, 65,000 प्लस। और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली जो अमेजन से कमा रहे हैं, उनकी संख्या करीब 11 लाख है। तो इतने कर्मचारियों के बलबूते अमेजन का मालिक जेफ बेजोस दुनिया का सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति बना। तो जेफ बेजोस तो इंडिया का है नहीं, इंडिया का तो गौतम अडानी है। तो गौतम अडानी के पास कितने कर्मचारी होंगे? गौतम अडानी क्या काम करता है आम जनता तो इसको जानती भी नहीं है। आम जनता सिर्फ अडानी का नाम जानती है। कुछ एक शहरी जनता, जहाँ पर अडानी बिजली सप्लाई करता है, शहरी जनता उसको जानती है कि भाई अडानी बिजली सप्लाई करता है, और वो बिजली एक्चुअल में महंगी भी आती है। और ये कहते हैं कि साहब उसमें पावर कट नहीं होती है, लेकिन मैंने तो खुद ने देखा है पावर कट भी होती है। वोल्टेज का भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है कई बार। बाकी गौतम अडानी की जो कंपनी है, सारी कंपनियां, एक कंपनी नहीं है, सारी कंपनियों को मिला करके करीब 23,000 कर्मचारी गौतम अडानी के पास हैं। यानी कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति मात्र 23,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। इनडायरेक्ट रोजगार वो भी नहीं है, कोई भी इनडायरेक्टली अडानी से नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रोजगार भी
नाम मात्र का है। कुछ जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको इनडायरेक्ट रोजगार नहीं बोल सकते, लेकिन कितना रोजगार पैदा कर रहा है? दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति भारत में कितना रोजगार पैदा कर रहा है? करीब 35,000 कर्मचारी रिलायंस के पास है। रिलायंस की सारी कंपनियों को मिलाकर के 35,000 कर्मचारी रिलायंस के पास है। तो प्राइवेट कंपनियों को, जिनको कि गवर्नमेंट और देश के बुद्धिजीवी ये बताते हैं कि ये लोग देश में रोजगार पैदा कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां देश में रोजगार पैदा करेंगी, और ये लोग कितना रोजगार पैदा कर रहे हैं वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि भाई इन्होंने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया। बाकी ये लोग रोजगार नहीं दे पाते हैं तो फिर पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तल के, तेल महंगा हो गया है, खाने पीने का सारा सामान महंगा हो गया है, तो लोगों ने बाहर खाना खाना छोड़ दिया है। कई रेस्टोरेंट दिल्ली के अंदर कोरोना पीरियड में बंद हुए थे। कोरोना पीरियड के बाद दोबारा कई लोग अपने रेस्टोरेंट खोल ही नहीं पाए, क्योंकि लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। जब लोगों की आर्थिक समस्याएं बढ़ गई हैं तो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना, उसमें ही पहली कटौती होती है। फिल्में देखना वो फालतू का खर्चा माना जाता है, तो उसमें भी कटौती होती है। सभी फिल्में घर पे देखी जा सकती हैं, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। घर में 35, 40, 50 इंच के टीवी होते हैं, तो ठीक है, इतनी छोटी स्क्रीन भी नहीं होती है, उस पर टीवी आराम से देखी जा मूवी टीवी के ऊपर आराम से देखी जा सकती है। लोग घर में होम थिएटर भी लगा लेते हैं, तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उस थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में जाके या मल्टीप्लेक्स में जाकर के मूवी देखें। तो रेस्टोरेंट बिजनेस वो ख़त्म हुआ। सिनेमा वाला हाल तो सब लोगों को दिख ही रहा है आजकल के सिनेमा का क्या हाल चल रहा है। थिएटर खाली पड़े हैं और न्यूज़ आ रही है कि फिल्म हिट हो रही है। एक भी फोटो ऐसा नहीं आ रहा है जिसके अंदर थिएटर फुल हो, लेकिन फिल्म हिट है। इसके बाद में रियल एस्टेट सेक्टर, जो पिछले 5 सालों से लड़खड़ा ही रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। दिल्ली के अंदर डीडीए अपने फ्लैट नहीं बेच पा रहा है। प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनके फ्लैट्स बने हुए पड़े हैं, लोग खरीदने वाले नहीं हैं। महंगाई दुगनी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 4-5 सालों के अंदर दुगनी से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और इस महंगाई से आम आदमी ज़्यादा त्रस्त है, आम मध्यम वर्ग ज़्यादा त्रस्त है। जो रोज़ कमाता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना मेहनताना बढ़ा देगा। रोज़ कमाने वाले के काम भी इतने ज़रूरी काम, इतने बेसिक काम होते हैं कि जो नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। साफ़ सफाई करने वाले हैं, उन्होंने साफ़ सफाई करनी है, उन्होंने रोज़ कमाना है। साइकिल का पंचर निकालने वाले ने रोज़ पंचर निकालना है, और बार बार ये सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि साइकिल का पंचर निकालने वाला अब्दुल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सही बात है भाई, अब्दुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पंचर पहले 5 रुपये में निकलता था वो 50 रुपये में हुआ, 60 रुपये में हुआ, अब 100 रुपये भी हो गया। अब्दुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, अब्दुल पैसा बढ़ा देगा और आपको पंचर निकलवाना ही पड़ेगा। तो ये फ़र्क किसको पड़ रहा है? ये फ़र्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास इस देश के अंदर बहुत बड़ा है। ये मिडिल क्लास रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। 70-75 सालों के अंदर लोगों ने शिक्षा, एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन मिली, उनके लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। उन बच्चों के अंदर कई बच्चे पढ़ लिखने के बाद में कुछ रोजगार करने लगे, परिवार की आर्थिक स्थितियां सुधरी, तो कुछ गरीब लोग हैं मध्यम वर्ग के अंदर आए, और इस तरीके से मध्यम वर्ग बढ़ गया। अभी जो स्टूडेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो इतनी महंगी एजुकेशन लेकर के वहाँ पढ़ रहे हैं, और इतनी महंगी एजुकेशन लेने के बाद में उनको अगर नौकरी नहीं मिली, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा तो है नहीं जो आपको ये सिखाता हो कि रोजगार कैसे करना है। रोजगार यानी कि आप यदि कोई काम धंधा अपने बलबूते पे करना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ तो सिखाई नहीं जाती। प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आप एमबीए करते हैं या आप मेडिकल करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वहाँ पर आपके पास स्कोप होता है थोड़ा, लेकिन सारे लोग एमबीए नहीं कर पाते हैं, सारे लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। इंजीनियर्स की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स को इन्वेंट करना नहीं सिखाया जाता है। इंजीनियर्स जो बनते हैं वो एक तरीके से क्लर्क ही होते हैं इस देश में। हाँ, अगर कोई आईआईटी से पढ़ता है तो वहाँ आईआईटी में थोड़ा रिसर्च कल्चर होता है, आईआईटी में थोड़ा सा रिसर्च कल्चर होता है, लेकिन आईआईटी के अपार्ट जो आर्ट्स से, कॉमर्स से, इस आर्ट्स कॉमर्स के फील्ड से निकलते हैं, वो लोग कौन सा रोजगार करेंगे
जिसका कि उन्हें नॉलेज एजुकेशन सिस्टम ने दिया है, वो क्लर्क बनेंगे, वो सरकारी नौकरी की तरफ भागेंगे, वो प्राइवेट नौकरी की तरफ भागेंगे। न सरकारी नौकरियां हैं न प्राइवेट नौकरियां हैं, मतलब नौकरियां तो है ही नहीं देश के अंदर। रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, आप वेटर भी नहीं बन सकते। थिएटर्स नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो एंजॉयमेंट वाले साधन के अंदर खर्चा सबसे पहले बंद करेगा, और थिएटर्स एंजॉयमेंट वाले साधनों में आता है, वो बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा मार्केट सफर करेगा। गवर्नमेंट क्या इस फील्ड के अंदर सोचेगी? बेरोजगारों के लिए गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। मंदिर बनाए जा रहे हैं, आप खुश हो जाइए, मंदिर बनाए जा रहे हैं, हिंदू धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पर आने वाले हैं, हो सकता है अगले 2-3 साल में आ जाएं, तो आप उन्हीं का इंतजार करिए। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था न तो कोई देवी देवता संभाल सकते, न भगवान संभाल सकते, न अल्लाह संभाल सकते, न ईश्वर संभाल सकते, कोई भी नहीं संभाल सकता। देश की अर्थव्यवस्था संभालने का काम सरकार को दिया जाता है, उस सरकार को जिन्हें हम वोट दे करके और सत्ता चलाने के लिए चुनते हैं। वो सरकार यदि अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है तो अर्थव्यवस्था सफर करेगी, अर्थव्यवस्था गिरेगी, और अर्थव्यवस्था गिरेगी तो उसका सबसे बड़ा भारी नुकसान मध्यम वर्ग को होगा। क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं, जो सीरियसली देश की चिंता करते हैं, उनकी चिंता उन्होंने जाहिर की है कि देश के अंदर सिर्फ 2 वर्ग बच रहे हैं। मध्यम वर्ग को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। देश में सिर्फ अमीर होंगे, देश में सिर्फ गरीब होंगे, और कोई भी गरीब डायरेक्ट तो अमीर बन नहीं पाएगा। उसको मध्यम वर्ग से होते हुए अमीरी की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एजुकेशन अगर महंगी कर दी गई तो कोई गरीब का बच्चा हायर एजुकेशन लेने का सपना ही नहीं देख पाएगा। डॉक्टर बनने के लिए भी करीब 1 करोड़ रुपए चाहिए होता है। कितने गरीब परिवार हैं या कितने मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख सकते हैं? आप खुद सोचिए इस बात को। चिंता करने के बहुत सारे विषय हैं। आप खुशी मनाइए कि गौतम अडानी विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, लेकिन उससे देश को कितना फायदा हो रहा है, उससे आम पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है, दैट इज द पॉइंट, एंड वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन दैट पॉइंट। कि अंबानी अमीर बनेगा, अडानी अमीर बनेगा, देश का पूंजीपति वर्ग यदि अमीर बनेगा तो उससे आम जनता को क्या फायदा है? मेरा सवाल, और मेरे जैसे जितने भी लोग सोचते हैं, उनका सवाल यही है कि यदि अमीर और अमीर होता जाएगा तो उससे आम जनता को क्या फायदा होगा? हम लोग ये सोच रहे हैं, ये आप भी सोचिए, क्योंकि ये आपका सोचना बहुत जरूरी है। और खासकर उस युवा वर्ग का जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जो अभी जिसने पढ़ाई कंप्लीट की है और जो नौकरी के लिए, रोजगार पाने के लिए प्रयास कर रहा है, ये सोचना उसका काम है। भाई, मंदिर बनाने से तुम्हारा कुछ भला हो गया हो तो बिल्कुल मेंशन कीजिए, आप कमेंट्स में लिखिए कि मंदिर बनाने से आपको क्या फायदा मिला। इस देश के अंदर लगभग हर गली के अंदर मंदिर मिल जाएगा। इस देश के अंदर मंदिरों की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर मस्जिदों की भी कोई कमी नहीं है। ये मंदिर मस्जिद बनाने से बेरोजगार युवाओं को क्या फायदा मिलेगा, ये चीज आप भी सोचिए और प्लीज हमें बताइए, क्योंकि हमने काफी सोचा, हमें इस पर कोई भी बेनिफिट, कोई भी फायदा नजर ही नहीं आया। ये सवाल सोचने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज सोचिए। और मैं बात अपनी यहीं पर खत्म करता हूं, इसी के साथ खत्म करता हूं कि आखिर शायद हो सकता है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। जय भीम, जय भारत।